तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हम सभी अकाउंटेंसी 12th अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने जा रहे हैं। 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है, इसका चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया है डेथ ऑफ ए पार्टनर, और इस चैप्टर में डेथ ऑफ ए पार्टनर का आज ऑब्जेक्टिव करना है। तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सभी लोग निकाल लेंगे पेज नंबर 45। इस पतले वाले बुक में ऑब्जेक्टिव का जो बुक है पेज नंबर 45 में दिया हुआ है, सभी लोग निकाल लेंगे और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए गौर से लिखा है, और ध्यान रहे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अलग से करते हैं हम लोग, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस नहीं किए जाएंगे, उसके लिए अलग से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है बात। ओनली थ्योरी क्वेश्चंस जो होंगे। चलिए देखिएगा, लिखा है कि in the event of death of a partner, the accumulated profit and losses are shared by the partners in, यानी एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियां साझेदारों द्वारा बांटी जाती हैं। बताइएगा, पुराना प्रॉफिट या पुराना लॉस होगा उसको पार्टनरों के बीच बांटा जाएगा, कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए एग्जाम में कई बार आया हुआ है, 2009 में, 2011 में और 2024 में, फिर आएगा 2026 में। तैयार हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। बताइएगा, अगर कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है और फर्म ने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करा रखा है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा किसके कैपिटल में? पहला एंट्री क्लेम करने का, दूसरा एंट्री उस क्लेम अमाउंट को सारे पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का, सारे पार्टनरों के, है ना जी। तो आंसर क्या होगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? बोलो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नहीं बताएं आप लोग। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर। यस, हाँ भी सही है, इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर, माने सभी पार्टनर उसको भी लेकर के जो मर गया है उसके कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर होगा, ठीक है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कहता है कि मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर टिल द डेट ऑफ पेमेंट। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका पैसा उसके एग्जीक्यूटर को दे देना चाहिए। अगर उसका पैसा एग्जीक्यूटर को नहीं पेड हुआ तो वो पैसा तो लोन के रूप में रह जाएगा ना, और फिर जिस दिन पेमेंट होगा उस दिन तक का ब्याज लगेगा। तो सवाल है कि कितना परसेंट ब्याज, कितना परसेंट? पार्टनर का पैसा है भाई, मैंने बताया था कि पार्टनर का पैसा अगर बिजनेस में लोन के तौर पे रहेगा तो 6% पर एनम का ब्याज लगेगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में और 2024 में, फिर आएगा 2026। क्वेश्चन नंबर 4, किसी साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्त किया है क्षतिपूर्ति करेंगे। बताइएगा, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर हु हैव गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कंपनसेट द। भाई किसी पार्टनर का मृत्यु हो गया तो जो पार्टनर बचे हैं वो अगर वो गेन करेंगे ना तो लोग भरपाया करेंगे कि नहीं करेंगे? किसको भरपाया करेंगे? बोलो कि भरपाया करेंगे किसको? ऑप्शन नंबर ए, क्या केवल डिसीज पार्टनर को? ऑप्शन नंबर बी रिमेनिंग पार्टनर हु हैव सैक्रिफाइस एज वेल एज डिसीज पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर मर गया है उसको तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो पार्टनर बचे हैं उनमें भी अगर किसी ने सैक्रिफाइस किया है तो उसको भी भरपाया करेंगे। यस सर, जरूरी नहीं कि जो पार्टनर जिंदा हैं बचे हैं वो प्रॉफिट ही करेंगे, जरूरी नहीं है। समझ में आ गया बात? अगर डेथ हुआ है पार्टनर का किसी का तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर बच गए हैं उनके बीच नया रेशियो डिसाइड किया जाएगा, और जब नया रेशियो डिसाइड किया जाएगा तो जरूरी नहीं कि जो पार्टनर बचा हुआ है उसमें उसको प्रॉफिट ही हो, किसी पार्टनर को लॉस भी हो सकता है। तो जिसको भी लॉस होगा उसको कंपनसेशन मिलेगा, और जो डेथ कर गया वो तो खैर सेक्रीफाइस ही किया है, जो चला गया वो तो त्याग करके गया ना, उसको तो भरपाया मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है बात?
तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 6 पे आ जाइए। 6 पे आ जाइए। मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके डैश डैश को, यानी द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज। बाबू अगर कोई पार्टनर मर गया, हेलो हेलो इधर, अगर कोई पार्टनर मर गया तो उसका पैसा किसको दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उसके फादर को, पिताजी को, उसके फ्रेंड दोस्त को। क्या बात है, खुश हो जाओ, दोस्त को पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी वाइफ यानी पत्नी को। नहीं सर। हाँ सर, नहीं मिलेगा वाइफ को। ऑप्शन नंबर डी किसको मिलेगा? निष्पादक यानी उत्तराधिकारी को। और देखो ये उत्तराधिकारी कोई भी हो सकता है, समझना है टॉपिक को। उत्तराधिकारी को मिलेगा, एग्जीक्यूटर को मिलेगा, लेकिन एग्जीक्यूटर कोई भी हो सकता है। फादर भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती है, बेटा बेटी भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई। एग्जीक्यूटर कोई भी हो सकता है, ठीक है बात। इसीलिए ये कहना कि फादर को मिलेगा, ये कहना कि फ्रेंड को मिलेगा, ये कहना कि वाइफ को मिलेगा, ये गलत है। क्या बोलना है वहाँ पर हमें? एग्जीक्यूटर को मिलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी। 2015 में आया था, 21 में आया था, 26 में आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए सभी लोग, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? बना लोगे? चलिए 8 नंबर। देखो कई लोगों ने तो बना भी लिया होगा, है ना। जो लोग नहीं बनाए हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बना तो हम बताएंगे, ठीक है बात। या हम एक एक करके सारा हम ही बना देंगे, चिंता ना करो। फिलहाल थ्योरी ऑब्जेक्टिव पर फोकस करो। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़े। अब ऐसा है कि जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। अब पूछेंगे, तुम लोग अपनी वाली हरकत शुरू कर दिए, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि साझेदारों को संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी एक डैश डैश खाता है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर इज एन डैश डैश अकाउंट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है क्या? पर्सनल अकाउंट है क्या? लायबिलिटी है क्या? या एसेट है? क्या है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्यों सर? यस, क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो होता है पार्टनरों के नाम से होता है, और जहाँ नाम की बात आती है वहाँ पर्सनल अकाउंट होता है। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 भी 2015 में आया था, 2024 में आया था, 2026 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त जीवन पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन से रेशियो में बाबू? ओपनिंग कैपिटल रेशियो में, क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में। अरे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा किस रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंपल सी बात है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा किस रेशियो में बढ़ता है? देख रहे हो, बढ़िया से चैप्टर पढ़ लेने के बाद ऑब्जेक्टिव में दम है, कुछ नहीं है सर ऑब्जेक्टिव में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 10 नंबर पे। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको देय पूरी राशि उसके पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द होल अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। बताओगे बाबू? अरे भाई कोई पार्टनर मर गया तो जितना पैसा भी उसको देय था, मैंने पेएबल था, मतलब दिया जाना था, वो पैसा किसको दिया जाएगा? जो मर गया वो तो आएगा नहीं लेने, वो तो चला गया ना, वो तो आएगा तो भागना पड़ेगा भाई। जो मर गया वो थोड़ी आएगा, वो आएगा तो भागना पड़ेगा। हाँ सुनना ध्यान से। तो मर गया जो, उसका सारा पैसा किसको जाएगा? क्या उसका पैसा सभी पार्टनरों के कैपिटल में जाएगा? क्या उसका पैसा बचे हुए पार्टनरों के कैपिटल में जाएगा? अरे नहीं भाई, पढ़ाए हैं। अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका पैसा एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाता है। किस अकाउंट में जाता है? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। साझेदार की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इन अ फॉर्म फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू। बताओगे बाबू? फाइनल पेमेंट किसके द्वारा होता है? क्या कैपिटल अकाउंट के द्वारा होता है? कैपिटल को तो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं, तो कैपिटल तो नहीं होगा पहली बात। ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूटर अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी करंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी लोन अकाउंट। आंसर होगा एग्जीक्यूटर अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और देखो कितनी बार एग्जाम में आया, 15 में, 22 में, 24 में, 26। समझ गए बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 12।
पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? पता ना कितनी बार बताए होंगे ये। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन के टाइम पे बनाया जाता है? यस सर। क्या रिटायरमेंट के टाइम पर बनाया जाता है? यस सर। क्या डेथ के टाइम पर बनाया जाता है? यस सर। यानी सभी टाइम पे बनाया जाता है। एक शब्द में कहे तो राइट आंसर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर बनाया जाता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन में तीनों केस आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब आएगा। कोई दिक्कत? ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 15 में आया था, 16 में आया था, उसके बाद नहीं आया था, तो चांस 26 में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 बार आया है तो भी आएगा, कम आया है तो भी आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़े बाबू, पढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, पीछे ध्यान दो। एक साझेदार की मृत्यु के समय लाभ या हानि के निर्धारण के लिए तैयार किए जाने वाले खाते को कहा जाता है? An account prepared to ascertain the gain or loss at the time of death of a partner is called। क्या रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए? कोई पार्टनर, सुनो, कोई पार्टनर मर गया और उस टाइम पे किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस निकालना हो तो क्या रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं? तुम लोग रियलाइजेशन पढ़े ही नहीं हो अभी। रियलाइजेशन अकाउंट तुम लोग पढ़े हो? रियलाइजेशन अकाउंट अभी तक नहीं पढ़े हो, डिसोल्यूशन चैप्टर में मिलेगा। तो पहला बात की ये आंसर नहीं होगा, डेथ से संबंधित है तो डेथ में तो आता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए? एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं बनाते हम लोग, ठीक है बात। ऑप्शन नंबर सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस के लिए बनता है? यस सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस निकाला जाता है। समझ में आया बात? और ऑप्शन नंबर डी, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं बनता है। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक साझेदार के मृत्यु की दशा में स्थिति विवरण में प्रदर्शित कर्मचारी भविष्य निधि को दिखाया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बताओगे बाबू, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉय के लिए पीएफ का पैसा, समझ रहे हो? एम्प्लॉय का पीएफ का पैसा अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट विल बी शोन इन। बैलेंस शीट में दिखता है ना जी। अरे अभी रिसेंटली वो क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, अभी पिछले ही दिन एगो क्वेश्चन बनाए थे जिसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया था। देखो वहाँ से सवाल आ गया है। प्रैक्टिकल इसलिए बनाना होता है कि वहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव इस तरह से बन सकते हैं, ठीक है बात, इसलिए प्रैक्टिकल पढ़ाई होता है। तो बताओगे क्या उस एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड का पैसा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा क्या? भाई देखो, एम्प्लॉय के पीएफ का पैसा एम्प्लॉय का होता है, पार्टनरों से उसका कोई लेन देन नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में तो पहले नहीं जाएगा, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। ऑप्शन नंबर सी, लायबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट या एसेट साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। भाई एम्प्लॉय का पीएफ का पैसा फर्म के लिए लायबिलिटी होता है। अब एम्प्लॉय का पैसा हम लेके रखे हैं फर्म में, तो हमारे लिए तो दायित्व है ना है जी, लायबिलिटी है ना है, तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। सिंपल से पैसा, सिंपल सी बात है। किसी दूसरे का पैसा अगर हम अपने पास रखते हैं तो लायबिलिटी है वो, समझ गए बात। तो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड का पैसा बिजनेस में अगर रखा है तो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। कोई दिक्कत? बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आज ये क्वेश्चन नंबर 15 पे। लेखांकन वर्ष में साझेदार के मृत्यु होने की दशा में, जिस साल अकाउंटिंग अभी चल रहा है, 2 महीना 3 महीना 6 महीना बाद पार्टनर मर गया, तो अंतरिम लाभ यानी इंटरनल प्रॉफिट होता है ना जी, करंट ईयर का प्रॉफिट, उसकी गणना की जाती है किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल पर, या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और टर्नओवर। देख रहे हो सर बाबू, यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, ध्यान से पढ़ना ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टाइम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टर्नओवर, ठीक है बात, और डी में दिया है टाइम और टर्नओवर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ाया मैंने, टाइम के आधार पर भी गणना होती है और टर्नओवर के आधार पर भी होते हैं। आगे बढ़े? अरे बोलो ना भाई, आगे बढ़े क्या? चलिए अगला सवाल है बाबू, ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 न्यूमेरिकल दिया है क्या? आगे बढ़ जाइए, 17 पे आ जाइए। एक साझेदार की मृत्यु के समय पर फर्म सभी साझेदारों के लिए
ली गई संयुक्त जीवन पॉलिसी के प्रति बीमा कंपनी से डैश पाती है। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, ध्यान दो, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर द फर्म गेट्स डैश डैश फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन फॉर ऑल पार्टनर। बताओगे बाबू? हैं, अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कराए हो और किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में क्या पॉलिसी अमाउंट मिलेगा? क्या सरेंडर वैल्यू मिलेगा? क्या पॉलिसी अमाउंट मरे हुए पार्टनर का मिलेगा या क्या सरेंडर वैल्यू सभी पार्टनरों का मिलेगा? रवि सर से मिलो। हाँ बोलो, क्या आंसर होगा बाबू? पॉलिसी अमाउंट, ऑप्शन नंबर ए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है ना जी, तो टोटल पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 न्यूमेरिकल आगे बढ़े, 19 न्यूमेरिकल आगे बढ़े, 20 न्यूमेरिकल है, 21 न्यूमेरिकल है, 22 न्यूमेरिकल है। आ जाइए 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, साझेदार की मृत्यु होने पर शेष साझेदारों के मध्य मृत साझेदार की ख्याति के हिस्से को अपलिखित किया जाता है। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर इज रिटन ऑफ अमॉन्ग रिमेनिंग पार्टनर इन देयर डैश डैश रेशियो। कौन से रेशियो बाबू? क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या न्यू रेशियो में, न्यू कैपिटल रेशियो में, या गेनिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में? मतलब क्या हमारे कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि अगर कोई पार्टनर मर गया, उसके गुडविल का हिस्सा है, उसको मिलेगा ना? देगा कौन? जो जिंदा पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है। अब सवाल आता है कि रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में भरपाया करेंगे? गेनिंग रेशियो में। समझ गए बात? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े क्या? 24 नंबर न्यूमेरिकल है, आगे बढ़िए, 25 पे आ जाइए। मृत्यु पर ख्याति का मूल्य का हिस्सा दिया जाता है। ऑन डेथ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू। क्या गुडविल का हिस्सा, मूल्य का हिस्सा सभी पार्टनरों को मिलता है? डिसीज्ड पार्टनर को, या कंटिन्यूइंग पार्टनर को, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से किसी को नहीं? गुडविल में हिस्सा किसको मिलता है? डिसीज्ड पार्टनर को। देता कौन है? जो जिंदा पार्टनर है वो। यही पढ़ा है ना जी। नॉर्मली जो जिंदा पार्टनर है वो गेन करते हैं, सामान्यतः गेन करते हैं, जरूरी नहीं कि गेन करेंगे, बट सामान्यतः गेन करते हैं। तो जो गेन करता है वो भरपाया करता है। किसको? जो डेथ किया है उसको, जो सेक्रीफाइस किया है उसको। सेक्रीफाइस कौन किया है? जो मर गया है, डेथ कर गया है। किस रेशियो में भरपाया करेंगे? सेक्रीफाइस, गेनिंग रेशियो में। ऑप्शन नंबर गेनिंग रेशियो में करेंगे और मरे हुए पार्टनर को करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डिसीज पार्टनर को भरपाया किया जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 न्यूमेरिकल है क्या? आगे बढ़ जाइए, 27 पे आइए। बस खत्म होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन बच गया है। 27 पे आ जाइए। बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है। सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स द वैल्यू। मैंने पढ़ा रखा था सरेंडर वैल्यू क्या होता है, मैंने समझाया था, याद है? बोर्ड पर लिख के भी बताए थे सरेंडर वैल्यू क्या होता है, जिस दिन पॉलिसी पढ़ा रहे थे, याद है? अरे देखो इस ऑब्जेक्टिव के बुक में पॉलिसी से संबंधित कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, और मैंने पॉलिसी बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को। एक वर्ड रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से पॉलिसी का। बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, बहुत समय लेके पढ़ाए हैं, है ना जी? जितना किताब में सिलेबस में पढ़ना है उतना तो पढ़े किए, उसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ाए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग पढ़ रहे थे, सरेंडर वैल्यू क्या है बताइए? व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? अरे वो पैसा जो डेथ के अलावा, डेथ और मैच्योरिटी के अलावा किसी और पर्पस की वजह से अगर पॉलिसी तोड़ना पड़े तो उस केस में कंपनी की तरफ से जो पैसा मिल सकता है उसे ही सरेंडर वैल्यू कहते हैं। ये नहीं पढ़ाए थे? देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में। अच्छा देखो रुको, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है विच इज रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। मृत्यु के समय जो रिसीव हुआ पैसा उसको सरेंडर वैल्यू, रिसीव हुआ नहीं, जो रिसीव हो सकता है उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। जो रिसीव हुआ उसको बोलेंगे ये क्लेम इतना मिला। विच इज रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पॉलिसी, जो पॉलिसी का ड्यू डेट के पहले मिलता है पैसा, रिसीव्ड हो जाए, रिसीव्ड नहीं, जो रिसीव हो सकता है। विच कैन बी रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी के ड्यू डेट के पहले जो पैसा मिल सकता है उस पैसे को हम लोग सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन एक ही जैसा लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, गलती होने की संभावना हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए, बस खत्म होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है शायद, है ना जी?
क्योंकि 29, 30 और 31 तो न्यूमेरिकल है। तो लास्ट क्वेश्चन है ये 28 नंबर। किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को संबंध अवधि के लिए मृत साझेदार के लाभ का भाग चुकाया जाता है। इस भुगतान का लेखा डैश डैश में किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डैश डैश अकाउंट में किया जाता है। अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई पार्टनर मर गया तो उसका करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा और उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। ठीक है बात, देख रहे हो कौन से वर्ड से सवाल पूछ दिया, सस्पेंस वर्ड से सवाल पूछ दिया। आया समझ में? तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हुआ क्या? बोलो ना जी, कोई दिक्कत? न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लेंगे, जो नहीं आएगा हमसे पूछ लेंगे या कहिएगा तो सारा प्रैक्टिकल हम बनवा देंगे, कोई दिक्कत? तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हुआ है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।